हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एनसीईआरटी फुल बेस एनसीईआरटी चैप्टर 11th का 9th जो कि हाइड्रोजन चैप्टर है। और इस चैप्टर के अंदर मैं आपको एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन बताऊंगा कि एनसीईआरटी के अंदर क्या लिखा है और किस तरह के क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को और पढ़िए आप मेरे साथ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर हाइड्रोजन का कोई स्थान फिक्स नहीं है। तो एनसीईआरटी में जो आगे की समरी है उसमें ये इसी चीज़ का जिक्र किया गया है कि हाइड्रोजन का स्थान फिक्स नहीं है, क्योंकि इसे एल्किलाइन मेटल के साथ रखे या हैलोजन के साथ रखे, इसी के लिए डाउट बना रहता है। तो इसी कंफ्यूज को दूर करने के लिए एनसीईआरटी में कुछ चीज़ें बताई गई है, उसी के अकॉर्डिंग अपन हाइड्रोजन का स्थान फिक्स करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आपको पता है कि हाइड्रोजन ब्रह्मांड में अति बहुल्य तत्व है। पृथ्वी की सतह पर अति बहुल्यता के क्रम में यह तीसरा तत्व है। ये लाइन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि याद रखिए कि इस नीट के अंदर पूछा जा सकता है कि पृथ्वी की सतह पर अति बाहुल्य के तत्व में तीसरा स्थान किसका है, वो हाइड्रोजन है। यह भविष्य में ऊर्जा के प्रमुख स्रोतों के रूप में दृष्टिगोचर है। ये जो अभी लाइन लिखी है, इस चीज़ का मीनिंग आपको चैप्टर के लास्ट में पता चलेगा, क्योंकि उस चैप्टर के लास्ट में वहाँ पर बताया गया है कि हाइड्रोजन का उपयोग हम ऊर्जा के रूप में कैसे कर सकते हैं। अगले में लिखा हुआ है कि प्रकृति में समस्त ज्ञात तत्वों में हाइड्रोजन की परमाणु संरचना सरलतम है, क्योंकि आपको पता है कि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही प्रोटॉन होता है। इसमें न्यूट्रॉन, अगर इसके समझदारी की बात नहीं करें तो इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, क्योंकि इसके परमाणु में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि इसमें लिखा हुआ है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। यही क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि प्रकृति में ज्ञात तत्वों में हाइड्रोजन की परमाणु संरचना सरलतम है, क्योंकि रीजन आ सकता है क्योंकि इसके परमाणु में एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि एसएसआर रीजन का नीट में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। वो एनसीईआरटी की पहली लाइन से बन जाता है। तो स्टूडेंट्स आगे देखिए, तात्विक हाइड्रोजन का अस्तित्व द्विपरमाणु अणु के रूप में है, जिसे डायहाइड्रोजन कहते हैं। कि आप जानते हैं कि हाइड्रोजन अन्य तत्वों की तुलना में अधिक यौगिक बनाते हैं। हाइड्रोजन का उपयोग ऊर्जा के रूप में करके अत्यधिक स्तर तक सार्वभौमिक ऊर्जा की पूर्ति की जा सकती है। इस एकक में आप हाइड्रोजन के औद्योगिक महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। औद्योगिक महत्व के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है हाइड्रोजन में। फिर हेडिंग दे रखी है हार्वर्ड सारणी में हाइड्रोजन का स्थान, जो कि मैं आपसे पहले बता रहा था कि हाइड्रोजन को एल्किलाइन मेटल के साथ रखे या हैलोजन के साथ, इसका कोई फिक्स स्थान नहीं है। तो उसके बारे में आपको बताया गया कि आपको हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल में कहाँ रखना चाहिए। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है। यद्यपि आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का उचित विवेचना का स्थान विषय रहा है। आप जानते हैं आवर्त सारणी में तत्व इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर व्यवस्थित रहते हैं। स्टूडेंट, दूसरा मोस्ट क्वेश्चन बनता है कि आवर्त सारणी में तत्व किसके आधार पर व्यवस्थित है। तो आपको इसी पर बेस्ट उत्तर देना है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आवर्त सारणी में तत्व व्यवस्थित है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 है। एक तरफ इसका बाह्यतम इलेक्ट्रॉन विन्यास क्षार धातु NS के समान है, तो आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग से संबंधित है, जबकि दूसरी ओर हैलोजनों की भांति NS2 NP5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ आवर्त सारणी के 17 वर्ग से संबंधित है, जो संगत उत्कृष्ट गैस विन्यास से एक इलेक्ट्रॉन कम है। ये लाइन आपको ये बताना चाह रहा है कि हाइड्रोजन, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन हीलियम का परमाणु बन सकता है, जो कि उत्कृष्ट गैस है। उसी प्रकार हैलोजन भी आपको पता है कि अगर फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो वो नियोन बन सकती है, जो कि एक उत्कृष्ट गैस है। उसी चीज़ को इस लाइन में डिफाइन किया गया है कि है हैलोजन के समान व्यवहार करता है। इस प्रकार हाइड्रोजन क्षार धातुओं से समानता दर्शाता है, जो एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर एक धनीय आयन बनाते हैं। साथ ही हैलोजन की भांति एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके एक ऋण आयन भी बनाता है। ये लाइन कहनी चाहती है कि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकती है, क्योंकि मेटल का नेचर होता है कि वो इलेक्ट्रॉन त्यागती है, ऑक्सीकृत होती है, और हाइड्रोजन भी ऑक्सीकृत होता है। और हैलोजन क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं,
क्योंकि उनकी नेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो हाइड्रोजन भी क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, हाइड्राइड बनाता है। उसी चीज़ को यहाँ पर बताया गया है। क्षार धातु के समान हाइड्रोजन ऑक्साइड, हैलाइड एवं सल्फाइड बनाता है। क्षार धातु के समान हाइड्रोजन ऑक्साइड, हैलाइड एवं सल्फाइड बनाता है। यद्यपि सामान्य परिस्थितियों में इसकी क्षार धातु के विपरीत उच्च आयनन एंथैल्पी है। ये लाइन बता रही कि सामान्य परिस्थितियों में इसकी क्षार धातु के विपरीत उच्च आयनन एंथैल्पी क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा देनी पड़ती है किसी भी एटम को, वो उसकी आयनन एंथैल्पी होती है। कह रहा है कि उससे उच्च होती है, क्योंकि मेटल आपको पता है कि थोड़ी एनर्जी देने पर ही इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देते हैं। तो हाइड्रोजन इसकी एक विपरीत आ रही है एवं धातु का विलक्षण नहीं दर्शाता। वो पता हाइड्रोजन गैस है, मेटल फॉर्म में नहीं पाया जाता। तो यह लाइन यही बता रही है। अर्थात में आयनन ऊर्जा के पदों में हाइड्रोजन हैलोजन से अधिक समांतर। यह लाइन बता रही है कि आपको पता है कि आपको अगर हैलोजन से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसको अत्यधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी, लेकिन मेटल को आप तुरंत एनर्जी देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देंगे और धनायन बना लेंगे। और हाइड्रोजन भी यही नेचर शो करता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देता जल्दी से, क्योंकि इसके पास 1s इलेक्ट्रॉन ही होता है। अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो न्यूट्रॉन ही बचता है इसके अंदर, जो एग्जिस्ट नहीं करता है। इसी कारण ये अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी से किसी को देता नहीं है। तो इसकी आयनन एंथैल्पी हैलोजनों के समान उच्च होती है, जो डेटाबेस में एनसीईआरटी के अंदर आगे बताई भी है कि जिससे लिथियम की डेल्टा एच 520 किलोजूल पर मोल है और फ्लोरीन की 1680 किलोजूल पर मोल है। और हाइड्रोजन की देखिए 1312 किलोजूल पर मोल है, जो कि हैलोजन के निकटतम है, क्योंकि 1600 और ये 1300। और मेटल की देखिए 520 ही है, तो इससे तो डबल ही है। तो कंपेरिजनली स्टडी करें तो किसके नियरेस्ट है, तो हैलोजन, यानी हैलोजन के निकट है। तो ये आयनन ऊर्जा में हैलोजन से अधिक समानता दर्शाता है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। आगे इस टॉपिक में बताया हुआ है, यह हैलोजन के समान द्विपरमाणुक अणु तथा विभिन्न तत्वों से संयुक्त होकर हाइड्राइड बनाता है एवं बहुत से सहसंयोजी यौगिक बनाता है। ये बता रहा है कि हैलोजनों के समान द्विपरमाणुक अणु होता है तथा विभिन्न तत्व जैसे लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड ऐसे हाइड्राइड बनाता है, बहुत से सहसंयोजी यौगिक बनाता है जैसे CH4, SiHi4। क्रियाशीलता के आधार पर यह हैलोजनों की तुलना में कम सक्रिय है, क्योंकि क्रियाशीलता हैलोजन आवर्त पीरियोडिक टेबल में हैलोजन अधिक सक्रिय होते हैं। क्रियाशीलता के आधार पर हैलोजनों की तुलना में कम सक्रिय है। कुछ सीमा तक क्षार धातुओं एवं हैलोजनों में समानता दर्शाने के बावजूद उनमें असमानताएं भी दर्शाता है। अब प्रासंगिक प्रश्न यह है कि इससे आवर्त सारणी में कहाँ रखा जाए। हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन का परित्याग कर एक नाभिक देता है जिसका आकार इतनी पिकोमीटर है, जो सामान्य द्विपरिमाणीय आकार आणविक आकार से 50 से 200 पिकोमीटर तुलना में बहुत कम आता है। हाइड्रोजन स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखता, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया, H+ के रूप में स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखता एवं दूसरे परमाणु अणुओं से संयुक्त रहता है। अतः इसके अद्वितीय व्यवहार के कारण इसे आवर्त सारणी में अलग रखा गया है। यही रीजन है कि इसे हम हैलोजन के साथ भी नहीं रख सकते और मेटल के साथ भी नहीं रख सकते। तो इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, क्योंकि इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आता है। तो इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में तत्वों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर रखा गया है, तो इसी के बेस पर इसे भी पीरियोडिक टेबल में एक नंबर दे दिया गया है, जिसे 1s1 पीरियोडिक टेबल में से मेटल की तरफ रखा गया है। फिर स्टूडेंट्स आगे अपन पढ़ते हैं डाइहाइड्रोजन प्राप्त कैसा होता है, इसे पढ़ना है। डाइहाइड्रोजन ब्रह्मांड में अति बाहुल्य तत्व है, जो कि चैप्टर स्टार्ट होता है उसकी मेन इंपॉर्टेंट लाइन में लिखा हुआ है स्टार्ट में, अति बाहुल्य तत्व बोल रहे हैं यहाँ पर। ब्रह्मांड के संपूर्ण द्रव्यमान का 70%, मान लीजिए ब्रह्मांड यूनिवर्स 100% है, उसमें से अगर 70% अलग करने ना तो उसमें हाइड्रोजन मिलेगा आपको, तथा ये सौर मंडल का प्रमुख तत्व है। क्वेश्चन कहीं से भी बना सकता है कि सौर मंडल का प्रमुख तत्व कौन सा है, तो आपका जवाब जाएगा हाइड्रोजन। कितना प्रतिशत पाया जाता है, 70% पाया जाता है। बड़े ग्रहों जैसे जुपिटर एवं शनि में अधिकांशतः हाइड्रोजन ही होती है। हालांकि अपनी हल्की प्रकृति के कारण यह पृथ्वी के वायुमंडल में कम मात्रा में पाया जाता है। संयुक्त अवस्था में हाइड्रोजन भूपटल और महासागर में 15.4% भाग का निर्माण करता है। संयुक्त अवस्था में जल के अतिरिक्त यह पादप जंतु, उत्को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, हाइड्रोकार्बन, कई अन्य यौगिक भी पाए जाते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिक, जो कि इस चीज़ का मेन टॉपिक है,
हाइड्रोजन 3 समस्थानिक में पाया जाता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। इनमें अंतर सिर्फ इस चीज़ का है कि न्यूट्रॉनों की संख्या, उसी का इसमें अंतर रहता है, जो कि आगे आपको एनसीईआरटी के अंदर बताया भी गया है। मैं क्योंकि पहले बता देता हूँ आपको कि इन समस्थानिकों में एक ही अंतर है कि इनमें न्यूट्रॉन अलग अलग होते हैं, किसी में एक होता है, किसी में दो, किसी में जीरो एक होता है, किसी में दो होते हैं, किसी में होता नहीं, ऐसे करके इसमें न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो देखिए, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि समस्थानिक एक दूसरे से कैसे भी ना क्वेश्चन बना दिए, खुद एनसीईआरटी ने आपसे क्वेश्चन पूछा है, उसका जवाब दे रखा है। ये तीनों समस्थानिक न्यूट्रॉनों की संख्या के आधार पर एक दूसरे से भिन्न है। सामान्य हाइड्रोजन प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। ड्यूटेरियम, जिसे भारी हाइड्रोजन भी कहा जाता है, जिसे डी से लिखा जाता है, एक न्यूट्रॉन होता है। ट्राइटियम के नाभिक में 2 न्यूट्रॉन होते हैं। 1934 में अमेरिकी वैज्ञानिक हैरोल्ड सी यूरे को भौतिक विधियों से 2 परमाणु द्रव्यमान वाले हाइड्रोजन के समस्थानिक का पृथक्करण करने पर नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ये मेन चीज़ नहीं है, मेन चीज़ ये है कि न्यूट्रॉनों के आधार पर इसे अलग अलग करते हैं। एक मेन क्वेश्चन बनता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आगे बताया हुआ है कि हाइड्रोजन का प्रमुख समस्थानिक, जैसे 3 समस्थानिक, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, तो उसमें मेन समस्थानिक कौन सा है, वो है प्रोटियम। ड्यूटेरियम लौकिक हाइड्रोजन में 0.0156% तक मुख्यतः यह Hd के रूप में मिलता है। Hd यानी हाइड्रोजन है और एक ड्यूटेरियम है। ट्राइटियम की सांद्रता लगभग 20 की पावर 18 प्रोटियम परमाणु में एक ट्राइटियम परमाणु की है। ऐसा मान लीजिए आपके पास कोई बैग है, उसके अंदर 10 की पावर 18 कंचे हैं, तो उसमें से ट्राइटियम है ना, वो एक ही कंचा होगा और सभी प्रोटियम होंगे, ड्यूटेरियम होंगे। इसी तरह के इन समस्थानिकों में से केवल ट्राइटियम रेडियो सक्रिय। एक नया क्वेश्चन बनता है कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम में कौन सा रेडियो एक्टिव है, तो उसमें सिर्फ ट्राइटियम रेडियो एक्टिव होता है तथा ये ऊर्जा वाले बीटा कणों को उत्सर्जित करता है, जो कि नीट में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन कि क्या रिलीज करता है ट्राइटियम, तो बीटा कणों को रिलीज कर। समस्थानिकों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान है, इसलिए इनके रासायनिक गुण लगभग समान है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है स्टूडेंट कि इन समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं। क्यों? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान है। इनकी केवल अभिक्रिया की गति मुख्य रूप से अपने विभिन्न बंध वियोजन एंथैल्पी की, तो ये पूछा जाता है कि इनकी जो रिएक्शन करने की अभिक्रिया की गति है वो किस पर डिपेंड करती है, जो उनकी बंध वियोजन एंथैल्पी, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम, ट्राइटियम ट्राइटियम, इनके बीच में जो बॉन्ड पाया जाता है, उनको तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे बॉन्ड वियोजन एंथैल्पी कहते हैं, वो अलग अलग होती है। उसी कारण इनकी रिएक्शन भी अलग अलग होती है। तो उसी चीज़ को यहाँ पर बताया गया कि उनकी रिएक्शन अलग अलग होती है। तथापि भौतिक गुणों में समस्थानिक परमाणु भार में अंतर के कारण बेहतर, और आगे बताया गया भौतिक गुण होते हैं जैसे फिजिकल गुण, ये समस्थानिक परमाणु भार में अंतर के कारण होता है। आपको पता है कि एक पे जैसे हाइड्रोजन, अगर मैं आपको हिंट दे के बताऊँ, जैसे यह है प्रोटियम, यह है ड्यूटेरियम और यह है ट्राइटियम, तो इसी के अंदर देख लीजिए, इसमें न्यूट्रॉन 0 है, इसमें न्यूट्रॉन 1 है और इसमें न्यूट्रॉन 2 है। ये प्रोटियम है, ये ड्यूटेरियम है, ट्राइटियम है। तो आप परमाणु भार देख लीजिए, इनका क्या है, इसका 1, इसका 2 और इसका 3, तीनों अलग अलग है। उसी के अंतर के कारण इनके भौतिक गुण अलग होते हैं और रासायनिक गुण समान होते हैं, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान है और इनकी रासायनिक अभिक्रिया की गति अलग अलग है, क्योंकि उनके बंध वियोजन एंथैल्पी, जैसे मान लीजिए ये प्रोटियम है और ड्यूटेरियम मान लीजिए ये है और ट्राइटियम अपन टी लिख देते हैं, तो इनके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो बंध वियोजन एंथैल्पी वो अलग अलग होती है। तो इनकी रासायनिक अभिक्रिया की गति वो भी अलग अलग होती है। तो स्टूडेंट आगे जो इस एनसीईआरटी में टॉपिक दे रखा है कि डाई हाइड्रोजन को कैसे बनाएं, उसकी कुछ रिएक्शन दे रखी है, धातु तथा धातु हाइड्रोक्साइड डाई हाइड्रोजन को बनाना। तो डाई हाइड्रोजन बनाने की जो लैब मेथड है वो है, जैसे दानेदार जिंक की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके बनाई जाती है। जैसे आपको पता है कि जिंक, जैसे बताता हूँ आपको, जैसे जिंक मेटल ले ले आप, दानेदार जिंक, उस पर उसकी अभिक्रिया आप तनु HCl के साथ करा दें, डाइल्यूट HCl के साथ। डाइल्यूट HCl के साथ कराएंगे तो आपको पता है ZnCl2 बन जाएगा प्लस H2 आपको मिल जाएगा हाइड्रोजन गैस के रूप में। और एक होती है, अगर आप जिंक की अभिक्रिया
जिंक सॉलिड होता है, इसकी अभिक्रिया क्षार के साथ करा दे तो इससे सोडियम जिंकेट बनता है। इसका नाम सोडियम जिंकेट है और इससे भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। उसी को एनसीईआरटी में बताया गया है। देखिए, यह जिंक धातु की जलीय क्षार के साथ अभिक्रिया करके बनाई जाती है, जिसमें हाइड्रोजन, अब ये 2 मेथड है लैब वाले। उसके आगे दे रखा है कि हाइड्रोजन का व्यापारिक इंडस्ट्रियल उत्पादन कैसे करते हैं। अगर इस टॉपिक को आपको मुझसे पढ़ना है, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नीट चॉइस के अंदर ऐसा कोई क्वेश्चन ब्लॉक केमिस्ट्री से नहीं होगा जो आप नहीं कर सकते। आपको हर लाइन का मतलब बताया जाएगा, एनसीईआरटी की लाइन क्या बोलना चाहती है उसको बताया जाएगा, क्या कहना चाहती है, उसके क्या क्वेश्चन है और क्या नीट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो हर क्वेश्चन में आपको बताऊंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।